तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर। अब इसमें मैं पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस बताने वाला हूँ। तुमने अगर चैप्टर पहले से ही पढ़ा है बहुत बेनिफिशियल होगा, पहले से नहीं पढ़ा है थोड़ा सब्र करो, पहले चैप्टर पढ़ लो, एनसीईआरटी से खुद से पढ़ लो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। ऐसी लाइन से जो डायरेक्ट आने के चांसेस है, इसलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। पहला लाइन यही, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो रेस्पिरेशन होता है। पर इस लाइन में ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहा गया है। ये लाइन अगर आती है डायरेक्टली, अगर इसी फॉर्म में आती है तो इसको गलत नहीं लिखा जा सकता। ठीक, फिर आगे बढ़ते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का जो पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें से लिखी हुई है, उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे समराइज़ किया है। अच्छा, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो जो भी एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं उनको ब्रैंकियल, जैसे लंग्स से जो करते हैं उनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है, गिल्स के थ्रू जो करते हैं उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। गिल्स वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स है, तो लाइन ध्यान में रखना, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स, बस इसलिए ये बताया। अच्छा, ये सब मैंने बता दिया, इधर जो पैरा में लिखा है उसी को अच्छे से समराइज़ करके लिखा है यहाँ पे। स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स, सिलेंड्रेट्स, एनिमल किंगडम में से भी पढ़ते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अर्थवर्म और फ्रॉग में स्किन से, मॉइस्ट क्यूटिकल से। इंसेक्ट्स में ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल ट्यूब्स जो होती है उससे, ये लिखा हुआ है शायद यहाँ पे भी, ट्रेकियल ट्यूब्स, यस, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में। क्रफ्टेशियंस, इधर नाम नहीं लिखा होगा पर एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स लिखा होगा, तो वो क्रफ्टेशन होते हैं, उनमें गिल्स के थ्रू होता है। एरेक्निड्स मतलब स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ऐसी चीज़ें, उनमें बुक लंग्स होते हैं। लिमुलस, किंग क्रैब, उधर एनिमल किंगडम में भी इसका डायग्राम के साथ इसको दे रखा है, लिमुलस लिविंग फॉसिल है, किंग क्रैब है, उसमें बुक गिल्स होते हैं। फिश गिल्स, ठीक है। अच्छा है, फिर से ज़रूरी, लार्वा एम्फीबिया जो है उसमें गिल्स होते हैं, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। लार्वा में एडल्ट मतलब मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जब एडल्ट बनता है तो उसमें लंग्स होते हैं, ज़रूरी है ये बात, ठीक। एडल्ट एम्फीबिया से फिर आगे सारे मैमेलिया तक जो भी वर्टिब्रेट्स है सब में लंग्स होता है। मॉलस्का में गिल्स, एकिनोडर्म्स में बॉडी सरफेस, एनालिड्स में भी बॉडी सरफेस, एनालिड बोले तो अर्थवर्म वगैरह में बॉडी सरफेस। अच्छा ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ, ठीक है मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, हाँ। तो मैंने इसका कंडक्टिंग जोन में जो है कि कन्फ्यूजन क्या होता है, कौन पहले आ रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, बढ़िया सवाल बन सकता है। नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन, ठीक है। फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। अब यहाँ पे ये बीच में लैरिंग्स रीजन आता है कि फेरिंग्स रीजन आता है, फिर ट्रेकिया में खुलता है क्या कि फेरिंग्स, तो कन्फ्यूजन होता है। लाइन अगर डायरेक्ट लाइन दी जाए ना कि करेक्ट इनकरेक्ट है, फैल जाओगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। कंडक्टिंग जोन का पूरा पैसेज देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से नेज़ल पैसेज में ओपन होता है, नेज़ल पैसेज के थ्रू हम नेज़ल चेंबर में जाते हैं, नेज़ल चेंबर के थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रल्स में ओपन होता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स फेरिंग्स में ओपन होता है जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। बहुत बढ़िया। फेरिंग्स ट्रेकिया में खुलता है थ्रू द लैरिंग्स, तो फेरिंग्स से लैरिंग्स फिर ट्रेकिया और टर्मिनल ब्रोंकियल तक ये पूरा पाथवे, ठीक है। ट्रेकिया से आगे का सबको पता रहता है, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। फेरिंग्स, ठीक है, ये हो गया। साउंड बॉक्स कार्टिलेजिनस है, सबको पता है ये सब। ड्यूरिंग, हाँ अच्छा, यहाँ पे एपिग्लॉटिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, यहाँ थिक कर देंगे, करेक्ट इनकरेक्ट में इनकरेक्ट हो जाएगा। थिन वर्ड ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही हम एनसीईआरटी रिवीजन चेकलिस्ट करते हैं। Epiglottis prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity. Mid-thoracic cavity तक हमने देखा था T5 में ब्रेक होता है ट्रेकिया, T5 में ब्रेक होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, कौन, ट्रेकिया। तो मिड थोरासिक कैविटी T5 ना, ठीक है ना, मतलब T1 से T12 है थोरासिक कैविटी, उसका आधा करेंगे T6, तो मतलब नियरली T5, तो मिड थोरासिक। यहाँ पे वर्ड प्ले देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेकिया एज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द थोरासिक कैविटी लिख देंगे, गलत हो जाएगा। मिड थोरासिक कैविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra into a right and left primary bronchi, बढ़िया। ईच ठीक है, ये सब पता है ये सब। एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये भी पता होता है पर बता रहा हूँ कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते। कहाँ तक होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कंडक्टिंग जोन का ही पार्ट है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उनमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती, ठीक है, बहुत बढ़िया।
द ट्रेकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय, तो यहाँ पे टर्मिनल नहीं लिखा हुआ था, तो ये बता दिया मैंने यहाँ पे। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मेन पर्पस यही कि ऐसे वर्ड्स जहाँ करेक्ट इनकरेक्ट में तुम फंसो वहाँ पे ना फंसो। वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। वास्कुलराइज्ड होते हैं ये हमको भी पता है, क्योंकि उधर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ब्लड में उतरता है, तो ये पता है हमको। थिन भी ठीक है, एल्वियोलाई सिंगल सेल थिक होता है, तो वो भी पता होता है हमको। इरेगुलर वॉल्ड एनसीईआरटी की लाइन है, अगर तुमको करेक्ट इनकरेक्ट में सीधे ये स्टेटमेंट दी जाएगी ना, तो कल को तुमको डाउट होगा कि इरेगुलर वॉल्ड क्यों है, रेगुलर वॉल्ड होनी चाहिए ना, नहीं, एनसीईआरटी लिखती है। अब इसका रीज़न कोई जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, अगर मैं बोला जाए तो मैं ये भी जस्टिफाई किया जा सकता है। स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, पता है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एंडोथेलियम नहीं सॉरी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है, और वो खुद टेफिलेटेड एपिथेलियम होता है, इरेगुलर वॉल्ड ही होता है, पता है ना ये बात। तो इसलिए इरेगुलर वॉल्ड लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, गलत ना करना। अच्छा, बहुत बढ़िया। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक, वी हैव 2 lungs विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड फिल्ड बिटवीन देम। अच्छा, प्लूरल फ्लूइड का एक पॉइंट ज़रूरी है, 2 प्लूरल लेयर्स है, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। देखो बताता हूँ, ये डायग्राम मैंने बनाया, ये देखो, इनर विसरल प्लूरा जो अंदर के साइड पे, एल मतलब लंग्स के साइड पे, ये यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शन में जो एल मतलब ये लंग्स का साइड, आर मतलब ये रिब केज का साइड, तो एल जो है वो इनर विसरल प्लूरा होता है, आर के साइड मतलब रिब केज के साइड पे आउटर पैराइटल प्लूरा होता है। दोनों के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। अब इसके 2 रीजंस, मतलब इसके 2 फंक्शन है। एक, 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। अगर ये फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, इसको एनालाइज करो। अगर ये फ्लूइड कम होता है तो दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगी, दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होने के बाद प्लूराइटिस होता है। तो प्लूराइटिस का रीज़न क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड का सूख जाना। ठीक है, इनके बीच और एक और रीज़न देखो, 2 अभी हम सरफेस टेंशन फिजिक्स में पढ़ते हैं, पानी का ड्रॉप है, एक मैंने पानी का लेयर डाला, उस पर एक मैंने स्केल या कुछ ग्लास का कुछ सामान डाला, उसको उठाते वक्त तकलीफ होती है ना, चिपक जाता है ना वो, जब एक ड्रॉप है किसी सरफेस से बंधा होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से एग्जैक्ट काम है सरफेस टेंशन का प्लूरल फ्लूइड का भी। दोनों मेम्ब्रेन्स को अलग नहीं होने देता, ऐसा नहीं कि फैल गया, ऐसा लंग्स दोनों प्लूरा अलग अलग हो गए फैल गए, ये होने नहीं देगा, इनके बीच में इंट्रा प्लूरल प्रेशर बना रखता है। ड्यू टू नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, और इसकी वजह से ये जो 2 लेयर्स के बीच में जो इंट्रा प्लूरल वॉल्यूम है ना, इसकी वजह से ये लेयर जो है वो पूरी तरह से अंदर, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट लंग्स को कोलैप्स होने से रोकता है ये, और इस इंट्रा प्लूरल प्रेशर की वजह से ही रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर रहता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम के रहने की वजह से एल्वियोलाई डज नॉट कोलैप्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने डायग्राम में भी चीज़ें लिखी हैं, मैं जब ये पीडीएफ दूंगा तो तुम पढ़ लेना उससे भी। थिन इलास्टिक कार्टिलेज है, लैरिंग्स 9 कार्टिलेज से बना होता है, एनसीईआरटी में नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लैरिंग्स 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। ट्रेकिया कोलैप्स नहीं हो सकता क्योंकि सी शेप ड्रिंक्स होती है, जबकि ईसोफेगस दब जाता है, नहीं खा रहे होंगे तो वो दब जाएगा, पर ये कोलैप्स होकर दबेगा नहीं। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, डॉर्सली इनकम्प्लीट है, वेंट्रली कंप्लीट है, ये आगे वाला साइड है ना, आगे, अरे यहाँ पे आगे वाला साइड, ये अगर ये कोई है तो इसका डॉर्सल पीछे वाला हिस्सा, वेंट्रल ये आगे वाला हिस्सा, कैसे बताऊँ, ठीक है समझ रहे हो ना तुम, इधर आँखें होंगी इसकी, कॉकरोच बन गया, ठीक है कोई नहीं, ठीक। अच्छा, स्पेस फॉर हार्ट बिटवीन लंग्स, इसको मीडियास्टिनम, इस स्पेस को मीडियास्टिनम कहते हैं। इस मीडियास्टिनम वाले स्पेस में ही हार्ट को हार्ट सिचुएटेड रहता है, और वो भी थोड़ा टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट होता है, और इस टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट होने की वजह से ये जो लेफ्ट लंग है इसमें कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, मतलब वो स्पेस जहाँ हार्ट का टिप एकोमोडेट हो सके, कार्डियक नॉच वो सिर्फ लेफ्ट लंग में होता है। लंग्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, लोब्स में लेफ्ट वाला होता है, 2 लोब्स में, इतना ज़रूरी है नहीं ये सब, बस एक बार सुन लो। लेफ़्ट वाला जो है वो डिवाइडेड होता है 2 लोब्स में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक फीचर होता है, कौन सा फीचर होता है, ये ओब्लिक फीचर होगा। यहाँ पे राइट वाला जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ऊपर, बीच वाला, नीचे वाला, ये क्यों 3 में डिवाइड होता है, यहाँ 2 फीचर होते हैं, एक ट्रांसवर्स फीचर होगा, एक ओब्लिक फीचर होगा, इसलिए 3 लोब्स में डिवाइडेड होंगे, और राइट वाला कंपेरेटिवली बड़ा होता है लेफ़्ट वाले लंग से। ठीक, कुछ रहेगा क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक। T5 पे डिवाइड हो रहा है, याद रखने वाली चीज़ है T5, ठीक।
अच्छा, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, तो उसमें कौन सा फंक्शन आ जाएगा? कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई, क्लियर सेट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, थर्ड ह्यूमिडिफिकेशन, फोर्थ बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, क्योंकि सारे एंजाइम्स सभी चीज़ों को बॉडी टेम्परेचर पे ला के ही अंदर बॉडी में एंटर करते हैं, तो एयर को भी बॉडी टेम्परेचर में कंडक्टिंग जोन लेके आ जाता है। बहुत बढ़िया। थोरासिक चेम्बर कौन कौन फॉर्म करता है? ठीक है, डॉर्सली मतलब पीछे के साइड से वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड से स्टर्नम, साइड से लैटरली बाय द रिब्स, लोअर साइड डायफ्राम। हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया लाइन है, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। हम लंग्स की वॉल्यूम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इधर लिखा हुआ है वी के नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। हम किस चीज़ को फिर ऑल्टर करते हैं? हम किसको बदलते हैं? हम थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम, हम डायफ्राम को नीचे खींच देते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से रिबकेज को ऊपर उठा लेते हैं, तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इससे इस थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। तो एनाटॉमिकल सेटअप ही ऐसे है कि कोई भी चेंज जो थोरैसिक कैविटी में होता है इसकी वजह से लंग में भी होगा। तो ये लाइन बहुत बढ़िया है, ज़रूरी भी है याद करना, ठीक है। फिर स्टेप्स, आजकल तो नीट में बहुत सारे स्टेप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स दे देंगे, तुमको ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देंगे। फर्स्ट स्टेप है पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी ब्रीदिंग, ठीक है। फिर डिफ्यूजन, ये गैसेस अंदर आए तो उसके बाद डिफ्यूजन एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस O2 और CO2 का। थर्ड, इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू। फोर्थ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ये जो ट्रांसपोर्टेड गैस है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ब्लड उस टिश्यू तक जाएगा और टिश्यू पे जाके वो टिश्यू से CO2 लेगा, O2 दे देगा। ठीक ठीक ठीक। फिफ्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटालिटिक रिएक्शन। अच्छा, यही एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है। मैं जब कह रहा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्चुअल सेलुलर रेस्पिरेशन यही होता है जो केमिकल प्रोसेस है। बाकी 4 प्रोसेस जो है फिजिकल है। अगर वो दे देंगे कि कौन से इसमें से फिजिकल है तो उसमें फिफ्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक 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 ठीक। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स है जो कि इतनी ज़रूरत नहीं है पर मैं बता देता हूँ। एल्वियोलाई 300 मिलियन इन ईच लंग। वैसे तो डेटा जो एनसीईआरटी में वही हमसे याद नहीं होता है, ये क्या याद करेंगे, छोड़ दो। डायफ्राम फ्रेनिक मसल्स, डायफ्राम को फ्रेनिक मसल्स कहते हैं। अगर कोई टर्म इसकी जगह फ्रेनिक मसल, डायफ्राम की जगह जैसे कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी जगह फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे करके लिख दिया डायफ्राम के बदले, क्योंकि आजकल तो आउट ऑफ सिलेबस भी आने लगे तो हेल्प हो जाएगी अगर याद पता रहेगा तो। नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम नेगेटिव पल्मोनरी ब्रीदिंग करते हैं, जिससे फ्रॉक पॉजिटिव करते हैं हम नेगेटिव करते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, ये इन बिटवीन द रिब्स ये मसल होते हैं, मतलब लाइन आ जाए तो ध्यान में रखना, बिटवीन द रिब्स बोलते हैं, ठीक। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, अब कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके 2 एक्सिस होते हैं, एक ये वाला एक्सिस, XY नहीं है एक्सिस का नाम भाई, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ये हो जाएगा, ठीक। ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। 3D में तुम XY कैसे डिफाइन करोगे, Z भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं 2 एक्सिस की बात करूँ तो मेजरली डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, आगे पीछे वाला, ऊपर नीचे वाला एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ऊपर नीचे डायफ्राम कंट्रोल करता है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम ऐसे होगा, ऊपर नीचे का ऑल्टर करेगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिब केज के बीच में ऐसे, रिब्स रिब्स रिब्स, तो इसके बीच में ऐसे मसल, इंटरकोस्टल ऐसे होगा तो ये ऐसे ऊपर उठेगा, तो इस तरह से इसमें ये वाइड करेगा। वाहियात डायग्राम है पर ठीक, कोई नहीं, इतना ही मिलता है भाई डायग्राम तो हमको, इसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं वैसे स्कूल में, तो छोड़ो। इंटरनल इंटरकोस्टल ओनली इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग, और एब्डोमिनल मसल्स भी, इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स ये दोनों भी फोर्स ब्रीदिंग, इधर तुम बहुत ज़ोर से सांस ले रहे हो या तुम बहुत ज़ोर से सांस छोड़ रहे हो, दोनों केसेस में इन्वॉल्व होंगे। बाकी इन जनरल जब नॉर्मल रेगुलर या ऐसे कोई टर्म दिया जाए तो उसमें तुम इंटरनल इंटरकोस्टल इस इन्वॉल्व अगर लिखा रहेगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम तो तुमको पता ही है, ये मैं अगर अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझको। ठीक। एबिलिटी, हाँ आ जाओ लाइन्स, एक और इंपॉर्टेंट लाइन, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो मैंने अभी बताया, एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। देखो न्यूमेरिकल डेटा पे ना बहुत पोस्टमार्टम हो सकती है, तुम न्यूमेरिकल डेटा को कैसे भी घुमा के, अभी जैसे यहाँ पर मिनट बोला है, मैं पर सेकंड बोलूँ या फिर मैं बोलूँ एक सेकंड में कितने टाइम ब्रीथ करते हो या एक ब्रीथ में कितना टाइम लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है एनालिसिस में। तो ध्यान में रखना कि 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समरी ली है, देखो सुनो, पर मिनट, सुनो, पर मिनट तुम 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हो,
और यहाँ टाइडल वॉल्यूम में भी लिखा हुआ है हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000, कोई एक वैल्यू लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि तुमको अज्यूम दैट एक ब्रीथ में 1 मिनट में तुम इतना एयर, तो 6000 दे दे या 8000, को एक वैल्यू दे देंगे वो पर मिनट, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है। तो अगर मैं एनालाइज करने चलूँ इसको, पर मिनट 6000 से 8000 ml ऑफ एयर, तो पर सेकंड तुम देख सकते हो पर सेकंड कितना होगा, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो तुमको पर सेकंड का रेंज पता चलेगा। अब इसमें तुमको बोला कि ऑफ ऑक्सीजन, सुन रहे हो, बहुत बढ़िया सवाल है, पर मिनट तुम कितना ऑक्सीजन इंस्पायर एक्सपायर करते हो, तो इसका 21%, रफली 20 मान लो, 20% निकालो, रफली इसका 20% जो होगा वो O2 होगा। तो तुमको अगर ऑक्सीजन बोला 1 मिनट में कितना, एयर नहीं, यहाँ एयर लिखा हुआ है, समझो मेरी बात को, यहाँ एयर लिखा हुआ है, इसके बदले यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होगा, तो इसका 20% कर लोगे तो आ जाएगा ना आंसर तुमको, तो समझ रहे हो। वी ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, तो एक ब्रीथ के लिए कितना टाइम लगता है, एक ब्रेथ के लिए, इंग्लिश छोड़ दो यार, एक ब्रेथ के लिए कितना टाइम लगता है, 12 to 16 टाइम्स 1 मिनट में, तो एक ब्रेथ के लिए 4 सेकेंड, 15 ब्रेथ के लिए 15 मैंने क्यों लिया, मैं बोला 12 से 16 का एवरेज के लिए मैं 15 ले रहा हूँ, तो 15 ब्रीथ में ठीक है 6000 ml है, तो एक ब्रीथ में कितना ml एयर, तो 400 ml है। देखो ये सब तो तुम कर ही सकते हो, जस्ट मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसी करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। स्पायरोमीटर वो डिवाइस है, एक्चुअली क्या होता है, स्पायरोमीटर में हम फूकते हैं, एकदम जोर लगा के फूकने को बोलते हैं, तो तुम कितना फूक सकते हो उस पर, समझ रहे हो, भाषा समझो तुम जितना फूक सकते हो उस पर से तो वो एनालाइज करेंगे कि तुम्हारा पल्मोनरी फंक्शन कैसा है, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो कौन सी ऐसी हवा है जो हम निकाल ही नहीं सकते कभी बाहर, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो डेफिनेटली रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। अब रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं तुम देख सकते हो तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी नहीं देख सकते, एफआरसी भी नहीं देख सकते। अगर तुम रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में है वो तुम निकाल ही नहीं सकते स्पायरोमीटर से कभी, तो टोटल लंग कैपेसिटी भी तुम कभी डिफाइन नहीं कर सकते यूजिंग स्पायरोमीटर। तो ये तीनों कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्पायरोमीटर, सवाल आता है। ये डेटा देख लो यार, अभी ये तो रटना ही पड़ेगा तुमको, 2500 से 3000, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब तुम ज़्यादा अंदर ले सकते हो रादर देन नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तुम जितनी हवा छोड़ सकते हो उससे ज़्यादा नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद तुम हवा ले सकते हो, समझ रहे हो, ठीक। अच्छा, इसके लिए एक अच्छा सुंदर सा ग्राफ भी बना सकते हैं। अब ये ग्राफ की वैसे तो टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, पर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, या फिर अगर किसी दिन उनको लगा कि थोड़ा टफ बनाते हैं एक ग्राफिकल क्वेश्चन के थ्रू, मतलब सॉरी एक रेंज डिफाइंड है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये 1100 से 1200 है, तुमको पता है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम से ऊपर यहाँ देखो, ये ओरिजिन, मैं इसको ज़ीरो वॉल्यूम नहीं बोल सकता, ये ओरिजिन नहीं है, ये ज़ीरो वॉल्यूम नहीं। अरे ज़ीरो वॉल्यूम कैसे होगी, लंग्स में हमेशा वॉल्यूम रहती है। तो यहाँ से ये इनिशियल लेवल से तुम 500 ml ब्रीथ करते हो टाइडल वॉल्यूम के नाम पे, नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन, फिर से आ गया, ये छोड़ा एक्सपिरेशन। अब फोर्सफुल ब्रीदिंग जो मैंने बोला, आईआरवी भी तुम ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ ऊपर तक, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी, मैंने मार्क नहीं की क्या, ठीक, ये देखो इधर से इधर तक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें तुमको सिर्फ ये ग्राफ दिया जाएगा, ये सब नहीं दिया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, वैल्यूज़ दे सकते हैं और ग्राफ दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी, एक्सपिरेटरी रिजर्व। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुन लो, यहाँ तक अगर तुम्हारा हाईएस्ट इंस्पिरेशन गया है, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होगी, समझ रहे हो, ठीक ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा, टाइडल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो उससे, तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो तुम ब्रीथ कर रहे हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, बहुत सुंदर। अब एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, उसके बाद मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं यहाँ तक की हवा निकाल पा रहा हूँ, समझ रहे हो, यहाँ तक की मैं हवा निकाल पा रहा हूँ। तो ये टाइडल वॉल्यूम यहाँ तक एंड हो रही थी, तो यहाँ तक जो इतना तुम एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, टोटल एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, टोटल निकाल पा रहे हो, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। तो एक्स्ट्रा जो तुम निकाल रहे हो ERV यहाँ ये हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एनालाइज कर रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ। टोटल हवा जो निकाल रहे हो EC, टोटल जो निकाल सकते हो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो टोटल हवा तुम निकाल सकते हो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इतना ईजी डेफिनेशन से ना, वर्ड से ही तुम उसको एनालाइज कर लोगे। अच्छा, ये जो बच गया, ये जो इतना बच गया, जो तुम कभी निकाल ही नहीं सकते, जो बच गया, ये हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब तुमने एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी तुम ये हवा तो नहीं निकाल पाए ना, यहाँ तक ही निकाल पाए, और ये है RV, तो ये एक्स्ट्रा RV हो गया।
समझ रहे हो, ये लो एफ ये इसका आर वी नहीं बोलो इसको 1100 रेंज बोल लो, ठीक है। तो एफ आर सी क्या होगा, ई सी प्लस आर वी एफ आर सी, और टी एल सी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ई सी प्लस ई सी प्लस आई सी, तो यहाँ ई सी यहाँ आई सी, तो ये वी सी। समझ रहे हो ग्राफिकल एनालिसिस किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस जो है तुम अगर उसका एक्चुअल मीनिंग समझ लोगे, अभी ग्राफ से भी मैंने बताया, एक्चुअल मीनिंग अगर समझ लोगे तो डेफिनेशंस कुछ भी नहीं है, किसी तरह से घुमा के पूछे बता दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हुए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिख देंगे, वर्ड प्ले नहीं, गलत है, सिंपल डिफ्यूजन आंसर होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ नहीं आता, सिंपल, अरे गैसेस है यार, ठीक। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, कंसेंट ग्रेडियंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, इसके लिए मैंने यहाँ पॉइंट भी लिखा हुआ है, मैं पहले तुमको एक टेबल एक्सप्लेन करता हूँ। सांस लेना शुरू किया, बाहर 159 पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये पार्शियल प्रेशर होता है, ये तो सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक। एटमॉस्फेरिक एयर से, सुनो, एटमॉस्फेरिक एयर से तुमने जितना ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में है वो है 159, तुम ब्रीथ करने के बाद तुम्हारी एल्वियोलाई में कितना आता है 104, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एल्वियोलाई से कहाँ मूव करता है सर, ब्लड में मूव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मूव करेगा, तो 104 से 95, ठीक। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ के पास जाता है और टिश्यू में जाके ऑक्सीजन देता है, तो टिश्यू में जाके PO2 मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है 40 हो जाता है, कम हो जाता है। और यही जो CO2 PCO या सॉरी टिश्यू जो है, टिश्यू से ही जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब अरे इसने दे दिया ना ऑक्सीजन, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो इसका कितना पार्शियल प्रेशर है 40। अब इसके एनालिसिस मेरी तरफ से सुनो, एक गैस को अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करना है, समझ रहे हो। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट देखो, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए सर, टेक्निकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू। अच्छा, CO2 कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए सर, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में मूव करना चाहिए। अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में छोड़ देगा और एल्वियोलाई उसको वापस बाहर एक्सेल आउट कर देगा, लेकिन अरे समझ रहे हो ना यार, इधर 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलाई में 40 है, तो इधर डेल्टा मतलब कितना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट कितना है इधर 5 का। अच्छा, इधर कितना रेंज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाने का सर 45 है, तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इतना डिफरेंस है, ये हाईलाइट करता है कि किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब दोनों तो मूव कर रहे हैं, एक नॉर्मल ब्रीदिंग में है, ऑक्सीजन भी तुम ले रहे हो, CO2 भी तुम छोड़ रहे हो, तो एल्वियोलाई में CO2 जितना, अच्छा ये तो मैंने पॉइंट बता दिया, रुको, इधर ही मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ ये देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है ऑक्सीजन से लंग्स में, पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करता है, ये लिखा भी है NCERT में, मैं बताऊँगा, रुको। इसका रीज़न क्या है, प्राइमरी रीज़न यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ऑक्सीजन से 25 गुना ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, सॉल्युबिलिटी जो है वो 25 गुना ज़्यादा है O2 से CO2 की, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट कम होते हुए भी, ज़्यादा डिफ्यूजन CO2 का है, समझ पा रहे हो। देखो, amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure much higher compared to that of O2 per unit difference in partial pressure। मैं क्या बता रहा था यहाँ, समझ रहे हो, amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure much higher compared to O2, the diffusion membrane is made of, ठीक है वो रुक जाओ, उससे पहले ये समझे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज़्यादा है CO2 की सॉल्युबिलिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, इधर मैंने लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे डायरेक्टली, मतलब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ऑब्वियसली सेकेंड फैक्टर है वो, अगर उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। थर्ड है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अच्छा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, ये मलबा, इधर फर्स्ट लेयर जो है वो है एल्वियोलाई का लेयर, मतलब जो स्क्वामस एपिथेलियम है, एल्वियोलर वॉल। अच्छा, यहाँ ये लोग भूल जाते हैं, अचानक से एक दिन उठ के पूछेंगे कोई तो कंफ्यूज हो जाओगे।
एल्वियोलर वॉल सिंगल सेल थिक होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। फर्स्ट है एल्वियोलर वॉल, सेकंड हो जाएगा तुम्हारा ब्लड का जो ब्लड वेसल्स का जो एंडोथीलियम है वो, थर्ड हो जाएगा ये बेसमेंट सब्सटेंस। इन दोनों के बीच में देखो ये भर रहा हूँ ना मैं, इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, तो ये थर्ड लेयर। तो इसमें 3 मेजर लेयर्स, एनसीईआरटी बोलती है 3 मेजर लेयर्स। अच्छा सेल्यूलर लेयर्स बोल दिया तो कितने होंगे? 2, क्योंकि एक तो ए सेल्यूलर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना एक, तो एक ए सेल्यूलर 2 सेल्यूलर ज़रूरी, ठीक। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। इट्स टोटल, अच्छा यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो भूल जाते हैं, टोटल थिकनेस कितना है उसका, इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस इन जनरल इज़ मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है। ये मत बोल देना कि 1 मिलीमीटर है, मच लेस देन 1 मिलीमीटर एनसीईआरटी बोलती है। तो टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, हमेशा बोलते वक्त ये ध्यान देना। 1 मिलीमीटर से कम होगी, 1 मिलीमीटर नहीं है, सब यही गलती करते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट में क्या बोलता है पता है? टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ 1 मिलीमीटर। तुम सोचोगे हाँ हमने तो पढ़ रखा है, तो ये तो किसने पढ़ा भी नहीं होगा, हमने पढ़ा है, सही है, मार्क कर दिए, गलत हो गया। अरे मच लेस देन 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। तो शायद तुम समझ पा रहे हो ना, ठीक। एल्वियोलाई, अच्छा ये वैल्यूज़ याद करने के लिए मैंने ये बनाया था कि एल्वियोलाई में CO2 जितना, एल्वियोलाई में 40 है CO2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी उतना, जितना CO2 एल्वियोलाई में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी उतना ही है। क्योंकि सही भी बात है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 डिफ्यूज़ आउट नहीं करता, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है। तो इसलिए इनका पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा, ग्रेडियंट ही नहीं है तो CO2 मूव भी नहीं करेगा। तो एल्वियोलाई से CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्यों मूव नहीं करता है? इसका रीज़न यही है कि इनका पार्शियल प्रेशर सेम है, तो ग्रेडियंट ही नहीं है पार्शियल प्रेशर का, तो मूव क्यों करेगा CO2, समझ पा रहे हो? अच्छा ठीक। बट ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज़ ग्रेटर देन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड, एक मिनट, एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ज़्यादा है। एल्वियोलाई में वहाँ 104 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मूव करेगा ऑक्सीजन, समझ रहे हो? एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड आता है तो उसमें ऑक्सीजन जाता है, किधर? एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई में O2 की पार्शियल प्रेशर 104, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड मत बोलो, सादा ब्लड ही है वो, उसमें 95 होती है। अब 95 किधर होती है? एल्वियोलाई के पास वाले जो ब्लड वेसल से जा रहे हैं उस ब्लड की, उसमें ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 95। तो ये ग्रेडियंट की वजह से एल्वियोलाई से ब्लड में मूव कर जाता है, इसीलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। पहली बात तो इसका नाम ऐसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अलग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अलग से डीऑक्सीजनेटेड ऐसे नहीं होता, ठीक। ये देखो मैंने रीज़न ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम एल्वियोलाई टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताया, ठीक। ये सब ठीक है, वही वैल्यूज़ ही वो बता रहे हैं और कुछ अलग नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक। ज़्यादा देर खींचना नहीं है भाई। देखो अरे हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी ये तो इजी है, तुमको पता है 20 से 25% CO2 आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है, 97% O2 आरबीसी ट्रांसफ़र करता है। आरबीसी किस फॉर्म में करता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन CO2 के लिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। टर्म्स ध्यान में रखना, गड़बड़ मत कर देना कि कार्बामिनो का कार्बोक्सी कर दिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बोक्सी नहीं, कार्बामिनो है, ध्यान रखो, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हुए 70% ऑफ इट इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कितना CO2 प्लाज्मा से कैरी होता है, कितना परसेंट CO2 प्लाज्मा कैरी करता है? तुम बोलोगे 7%, ना वो तो डिजॉल्व है। अरे 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व है, बाइकार्बोनेट डिजॉल्व नहीं होते, पर बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा के थ्रू ही तो जाते हैं। तो इसलिए इनका सम 77% इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 दैट वुड बी कैरीड थ्रू प्लाज्मा। अगर मैं कहता हूँ अमाउंट ऑफ CO2 कैरीड थ्रू प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट, तो तुम 7% बोलोगे, क्योंकि HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट जो डिजॉल्व स्टेट में नहीं होता, वो सिर्फ कैरी करता है पर डिजॉल्व नहीं करता, समझ रहे हो ना? अरे समझ पा रहे हो हाँ या ना तो बोलो भाई, ठीक। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू अच्छा अब आ जाते हैं ये सिग्मॉइड कर्व वाला पार्शियल प्रेशर। अब मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको कंसेप्चुअली समझो। देखो
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है तुम्हारे एक्स एक्सिस पे, वाई में मुझे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दे रखा है। अब समझो, मैं एक परसेंटेज मान लेता हूँ 20%। 20% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए आइडियली, ये जो लाल वाला है ये उन्होंने बनाया, ये मैंने नहीं बनाया, ये दोनों बाजू वाला मैंने बनाया, लाल वाला उनका ही है। देखो 20% सैचुरेशन करने के लिए हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से 20 mmHg pp मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mmHg लगता है 20% सैचुरेट करने के लिए। अब अगर अच्छी कंडीशंस नहीं है, दुनिया कलयुग में चल रही है, अच्छी कंडीशंस नहीं आ रही, तो मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू रीच द सेम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। समझो, वापस बोलता हूँ, अभी बहुत पोल्यूशन अगर ज़्यादा है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि पार्शियल, देखो समझो, हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन या बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर मुझे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, मतलब मुझे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ रही है कि मैं 20% सैचुरेट कर सकूँ, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें मैं डिस्कस करने आऊँगा। ये जो काले में सब लिख रखा है ना, ये सारा उसी के रीजन्स आएंगे, सुन लो पहले। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि मैंने सांस लेना शुरू किया और 20% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 5 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे ही हो गया। कम, मैंने लिखा है देखो, कम O2 में ही हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेटेड हो गया, तो ये तो अच्छा है। मतलब मैंने थोड़ा ऑक्सीजन दिया और मैं 20% सैचुरेट कर गया मेरा हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे जल्दी मिल गई, मतलब हवा फ्रेश है, सतयुग चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, जोक नहीं मारने चाहिए लगता है बीच में, अच्छे जोक भी नहीं आ रहे, ठीक छोड़ो। तो कम O2 में जब हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है तो अच्छा है। 5, मैंने इधर एग्जाम्पल के लिए दिया 5 mmHg। 35 mmHg पे भी जब इतना सारा O2 देने पर हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है तो बुरा है, मतलब ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा, ज़्यादा हवा लेनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के लिए, मतलब सांस फूलेगी, ऐसे सांस ज़्यादा फूलेगी, समझ रहे हो, 20% सेचुरेशन के लिए। तो तुम इसको हर परसेंटेज पे लगा सकते हो। तो इस राइट शिफ्ट को, ग्राफ जो PpO2 का ग्राफ है, पहले तो ये सिग्मॉइड कर्व है, नाम ध्यान में रखो, सिग्मॉइड कर्व। ऐसे एस शेप्ड होता है ना, ऐसा कहाँ, हाँ ऐसे एस शेप्ड होता है ना, तो सिग्मॉइड कर्व। तो ये सिग्मॉइड कर्व का राइट साइड पे शिफ्ट होने को हम कहते हैं बोर इफेक्ट। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर कंडीशंस दे रखे, सुन लो मेरी बात, पूछ लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोर इफेक्ट, बी से बोर, बी से बैड, तो ये बैड है, ये कंडीशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ रहा है ना, समझ रहे हो। लेफ्ट से एल, तो हेल्डेन। अच्छा ठीक है, याद करने के लिए मत करो याद, तुम एनसीईआरटी बोलते रह जाओगे, फिर आ गया तो मुझको नहीं पता, बस मैं नाम बता रहा हूँ। लेफ्ट शिफ्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। तो यहीं इसको लाइंस के फॉर्म में दिया गया है। जो कंडीशन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ रिलेट करती है, उनमें आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से मैं पीएच को रिलेट कर सकता हूँ, मैंने इधर अलग फैक्टर लिखा है, पर पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ ही डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जितना तुम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, पीएच उतना घटेगा, समझ रहे हो ना। और लास्ट है टेम्परेचर। तो कब ऐसा, मैंने बताया कलयुग में क्या, पोल्यूशन ज़्यादा मतलब क्या, PCO2 ज़्यादा, PCO2 ज़्यादा मतलब PO2 कम, अभी ठीक है, PCO2 ज़्यादा। अच्छा, CO2 से कौन सा एसिड बनता, H2CO3, कार्बनिक एसिड बनता, बहुत सुंदर। तो बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि HCO3, अगर CO2 PCO2 ज़्यादा है मतलब ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं, ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं मतलब H2CO3 कार्बनिक एसिड, समझ रहे हो। तो pH क्या होगा, कम होगा, मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, pH कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में बोर शिफ्ट होता है। तो मैं इधर कलर थोड़ा बदल दूँ और इन्हीं कलर्स में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जब मैं PO2 घटाऊँ, PCO2 बढ़ाऊँ, टेम्परेचर पे बात करूँगा, रुक जाओ, H+ आयन बढ़ाऊँ, H+ आयन कंसंट्रेशन, pH घटाऊँ, अरे pH 1 ज़्यादा एसिडिक होता है कि pH 10 ज़्यादा एसिडिक होता है, एक ना, तो pH घटाऊँ, बहुत सुंदर। तो ये हो, टेम्परेचर की मैं बात करूँगा, रुक जाओ। और अगर लेफ़्ट शिफ्ट मतलब अच्छा है, मतलब कम ऑक्सीजन पे ही 20% सैचुरेट आउट हो जा रहा है, तो अच्छी बात है ना वो। तो उसमें क्या होगा, PO2 ज़्यादा है, मतलब मेरे को पता है लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि PO2 ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, जबकि PO2 तो इधर तो PO2 कम आ रहा है, तो कम PO2 नहीं। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो तुम्हारा जो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो मैटर करता है, पार्शियल प्रेशर नहीं मैटर करता, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट मैटर करता है। हम पहले भी देख चुके हैं इस बात को, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट ही है जो इम्पोर्टेंट है। PO2 ज़्यादा, अच्छा अगर तुमको, ठीक है मैं पहले बता देता हूँ, PO2 ज़्यादा, PCO2 कम,
क्या बोला, PO2 ज़्यादा PCO2 कम। अगर ये हाई H प्लस और लो pH पे है, मतलब ये हाई pH और लो H प्लस कंसनट्रेशन पे होगा। सही बात। अगर तुमको नहीं समझ रहा तो इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है मेरे पास, सुनो क्या करता हूँ, सुनो। ठीक, कोई कलर बोल दो यार, ये ले लो, चल। हाँ चल, मैं अभी सोचो एक, अभी तुमको समझ नहीं रहा होगा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ PO2 ज़्यादा, पर यहाँ पे तो मैंने 5 mm लिया है, तो कन्फ्यूजन होगा। ग्राफिकल क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका बताता हूँ, सुनो। अब मैं ये 35 हटा रहा हूँ, ठीक, ये देखो, इसको हटा देता हूँ, रुको। ये देखो, ये 30 वाला पॉइंट को देखो, यहाँ मैंने क्या किया, अभी तक हम जो एनालिसिस कर रहे थे कि PO2 ज़्यादा PCO2 कम, ये सारे ना एक पार्शियल प्रेशर को रख के हम देख रहे थे। हम अभी पहले क्या बोले, 20% HB सैचुरेशन, हम इस सैचुरेशन के लिए अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स देख रहे थे, ठीक। इस परसेंटेज सैचुरेशन के लिए बुरी कंडीशंस में इतना परसेंट लाने के लिए ज़्यादा देना पड़ रहा है, अच्छी कंडीशन में इतना परसेंट लाने के लिए कम में ही निपट जा रहा है, ये सब हम देख रहे थे। अब जो हम एनालिसिस करते हैं पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट रख के करते हैं, मतलब 30 mm Hg में अलग अलग कंडीशंस। अब ये गंदी वाली कंडीशन, ये अच्छी वाली कंडीशन, ये नॉर्मल वाली कंडीशन। 30 mm Hg की पार्शियल प्रेशर पे हमारा परसेंटेज HB सैचुरेशन बुरी कंडीशंस में कुछ एक 15% के आसपास आ रहा है। 15% सैचुरेट हो रहा है हीमोग्लोबिन 30 mm Hg पे बुरी कंडीशंस में। अब हम आते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो 30 mm Hg जो है वो नियर अबाउट 60% सैचुरेट हो रहा है। मतलब 30 mm Hg में जब बुरी कंडीशन से, मतलब बोर इफेक्ट चल रहा है, तो उस कंडीशन में 30 mm Hg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर 15% सैचुरेशन हो रहा है। यही मैं नॉर्मल कंडीशन में बोलूँ तो 30 mm Hg पार्शियल प्रेशर पे 60% सैचुरेट हो रहा है हीमोग्लोबिन। अब अच्छी कंडीशन, अच्छे दिन आ गए, आएगा अच्छे दिन आ गए, देखो 30 mm Hg पे अच्छे दिन में 90% सैचुरेशन हो जा रहा है। सिर्फ 30 mm Hg प्रोवाइड करने पर 90% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जा रहा है एक ही पार्शियल प्रेशर पे। तो समझ रहे हो एक्चुअली इम्प्लीकेशन क्या था इसका। 20% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जब मैं देख के कांस्टेंट ले रहा था कि सिर्फ एक 20% के लिए अलग अलग, तो तुमको 20% सैचुरेट करने के लिए, हीमोग्लोबिन को 20% सैचुरेट करने के लिए नॉर्मल टाइम में तो मुझे सिर्फ एक 15 mm Hg के आसपास लगता है। पर अगर मैं सीवियर कंडीशंस में देखूं तो सीवियर कंडीशंस में मुझको 35 mm Hg तक देना पड़ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ताकि मैं 20% सैचुरेट आउट कर सकूं। अभी तो समझ रहे होगे, अब समझ रहे हो ये बोर इफेक्ट। अच्छा, टेम्परेचर की भी मैं बात करता हूँ। देखो, अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो मैंने जैसे बोला ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो कि टूटता नहीं है। पर ऑक्सीजन का ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है विच कैन बी ब्रोकन। और जब टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मैं, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये बॉन्ड ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो सकती है। तो ये ज़्यादा जल्दी ब्रेक होके क्या करेगी, मतलब कहाँ प्रोवाइड करेगी, पहली बात तो कहाँ ब्रेक होना है, अरे समझ रहा है कि नहीं। HbO2 टूट के मेरा Hb और O2 कहाँ देना है, जहाँ मुझे O2 देना है। और O2 मुझको किसको प्रोवाइड करना है, O2 मेरे को लंग्स को प्रोवाइड करना है क्या, नहीं, O2 तो लंग्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, टिश्यू को। ऑक्सीजन किसको, मेरे को थोड़ी चाहिए भाई, ऑक्सीजन तो टिश्यू को चाहिए। तो टिश्यू में तुमको ऑक्सीजन टूट के चाहिए, तो टिश्यू में ये होना चाहिए। और मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर HbO2 टूट जाता है। किस में टूट जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन हो या समझ रहे हो, टूट जाता है। HbO2 Hb और O2 में टूटता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। और ये कहाँ होगा, टिश्यू में। ऑन द कॉन्ट्ररी लंग्स में क्या होता है, लंग्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी एल्वियोलाई से आया रहता है। लंग्स बोल रहे, एल्वियोलाई बोल लो, एल्वियोलाई लंग्स पे हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो यहाँ टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली कम, तो कम टेम्परेचर फेवर करता है। अब मैं यहाँ टेम्परेचर कम होता है से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि लंग्स में क्यों टेम्परेचर कम सर, टिश्यू में क्यों ज़्यादा। देखो, कम टेम्परेचर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन ज़्यादा होता है। मतलब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो HbO2 ज़्यादा हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो HbO2 का डिसोसिएशन होने लगता है, मतलब Hb और O2 में टूटने लगता है। इसीलिए तुम समझ सकते हो कि बुखार में जब हम ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे थे कोविड में, तो बुखार में, वैसे भी इन जनरल जब बुखार होता है तो तुम्हारा जो PO2 वाला दिखता है ना, PO2 97 96 दिखा रहा रहता है, कोविड टाइम में तो बहुत देखा होगा। वो कम क्यों हो जाता है बुखार के टाइम पे, क्योंकि डिसोसिएशन होने लगता है HbO2 का इनटू Hb एंड O2, समझ रहे हो।
ज़्यादा खींच रहा है मुझको लग रहा है वैसे तो टाइम, पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खींचने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा खींचने से, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम हर पॉइंट को एनालाइज कर सको। अभी इस पर मैं अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहूँ ना, मैं बोलूँगा कौन से साइड पे शिफ्ट हो रहा है जब, सुनो, कौन से साइड पे शिफ्ट हो रहा है जब एस्फिक्सिया या हाइपोक्सिया कंडीशन आ रही है, तो कौन से साइड पे हमारा सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट होगा, मैं ऐसा पूछ लूँगा। तो तुम बता भी नहीं पाओगे राइट है कि लेफ्ट है, अगर तुमको यही नहीं पता कि राइट और लेफ्ट में होता क्या है। अच्छा, हाइपोक्सिया पता है ना क्या होता है? अच्छा, वो भी बताना पड़ेगा मुझको, ठीक। पहले रुक जाओ, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिसऑर्डर्स में वो भी मैं बताऊँगा। एवरी 100 ml डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, ध्यान में रखना, भूलना जाना। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml, सुन लो पूरी तरह से, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैक्सिमम कितना डिलीवर कर सकता है सर? 20 ml। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 20 ml। नॉर्मल में कितना करता है? 5 ml। नॉर्मल में कितना करता है? 5 ml। ये 20 ml अगर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, नहीं याद करना मत करो, पर ये 5 ml भूल ना जाना गलती से भी। डीऑक्सीजनेटेड 4 ml आगे लिखा हुआ है वो लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है वो। ये बाकी सारे जो पैरा है ना, इस पूरे पैसेज का एक समरी है एक तरह से, ये ग्राफ के थ्रू, समझ रहे हो? ठीक 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 ठीक। आरबीसी, अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से पहले, हाँ यहाँ देखो, 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली। ये नॉर्मल कंडीशन वगैरह नहीं, इसमें मैक्सिमम इतना ही डिलीवरी करता है, ठीक। फिर आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर तुमने बायोमोलिक्यूल समझा है, पढ़ा है, तो उसमें देखा होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मेंशन होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये CO2 और H2O का एसोसिएशन से बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट को तोड़ के फिर से बनाने का काम, तो बाइकार्बोनेट को फिर से CO2 में लाने का काम भी ये एंजाइम कर लेता है। बाइकार्बोनेट एक्चुअली, सॉरी, कार्बोनिक एसिड जो है एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता, तुमको पता है, वीक एसिड होता है, टूट जाता है, HCO3- और H+ के फॉर्म में ही रहता है वो। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये भी करवाता है यहाँ पे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। नेचुरल तो टूट जाता है वो, ह्यूमन बॉडी में कैटालिसिस ऑफ H2CO3 इंटू HCO3- एंड H+ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ही होता है, ध्यान में रखना, पूछ लेंगे। और इसका रिवर्स रिएक्शन, मतलब बाइकार्बोनेट से CO2 से बाइकार्बोनेट, दोनों भी तुम्हारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ही करेंगे। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, समझ लो। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, वही यहाँ पे मैंने कंसेप्ट के फॉर्म में डाला है। देखो, टिश्यू में PCO2 ज़्यादा है, तो टिश्यू में क्या होगा? PCO2 ज़्यादा। और अच्छा, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो RBC में बहुत एबंडेंट होता है, जबकि प्लाज्मा जो है, ब्लड का प्लाज्मा जो है, उसमें बहुत माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में होता है। ये एनसीईआरटी भी लिखती है, एंड माइन्यूट क्वान्टिटीज ऑफ द सेम इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। तो प्लाज्मा में ये काम ज़्यादा नहीं होता, पर RBC में बहुत ज़्यादा होता है। तो टिश्यू में PCO2 ज़्यादा है। सर PCO2 ज़्यादा है मतलब CA ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, ये ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा। कौन सा? ले चैटलियर प्रिंसिपल। CO2 ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, तो बना देंगे बाइकार्बोनेट और H+। अरे क्या प्रॉब्लम है, बना दो ना बाइकार्बोनेट। अरे आगे जा, अरे क्या हो गया, हो गया क्या? हाँ चल गया। देखो, PCO2 ज़्यादा है तो CO2 और H2 एसोसिएट होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। अच्छा, ये बाइकार्बोनेट RBC, देखो अभी RBC से पहले प्लाज्मा भी सुन लो। ये जो बाइकार्बोनेट है प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, पहुंचता है कैपिलरी, कहाँ, किसके पास वाली कैपिलरी? एल्वियोलाई के पास वाली कैपिलरीज के पास। वहाँ जाके क्या होता है, वहाँ CO2 की कंसनट्रेशन एल्वियोलाई में कम होती है। ये देख के, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट देख के, बाइकार्बोनेट और H+ को कार्बोनिक एनहाइड्रेस फिर से H2O और CO2 में बदल देता है। कहाँ? एल्वियोलाई के पॉइंट, एल्वियोलाई की जगह, एट द साइट ऑफ द लंग्स, एल्वियोलाई की तरफ। बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, सॉरी। अब RBC का यूज़ क्या होता है? एल्वियोलाई में PO2 ज़्यादा रहता है तो क्या करता है वो? HB को देखता, नज़र मारता, HbO2 बना देता, और HbO2 बना के HbO2 RBC ब्लड के पास से टिश्यू की तरफ जाता, HbO2 टूट जाता, O2 प्रोवाइड कर जाता। यही RBC जब टिश्यू के पास जाता तो HbCO2 बना लाता, ये ब्लड जब एल्वियोलाई के पास आता तो CO2 अलग कर जाता और एल्वियोलाई को CO2 दे देता, और ये CO2 एक्सिल आउट कर देता। खत्म, कोई टेंशन नहीं, ईजी है बहुत चैप्टर। बस कंसेप्ट ऐसे ही ध्यान में रखो, एनसीईआरटी की लाइंस ध्यान में रखो। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। अब मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, ये किसका फंक्शन है? ये रेस्पिरेटरी रिदम तुमको पता ही होगा, ये तुम अगर पढ़ के आए हो तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट एक सेंटर है जो
रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए, दिस रेगुलेशन। अच्छा मैं क्यों ये पॉइंट बता रहा हूँ पता है, तुमको डायरेक्टली पूछेंगे मेंटेनेंस एंड मॉडरेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो आरआरसी आंसर रहेगा। अब यहीं पूछा उन्होंने कि मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी इज़ अ फंक्शन ऑफ, तो उसका आंसर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा, उसका आंसर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा। समझ रहे हो? अब रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करना आरआरसी का काम है, जबकि ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमको लगेगा कि क्यों इतना कन्फ्यूजिंग हो रहा है, एक ही तो चीज़ है। एनसीईआरटी ने अलग अलग तरीक़ों से लिखा है सेम चीज़ को। अगर नीट को क्वेश्चन बनाना है तो डायरेक्टली अगर ये लाइन देते हैं, तुम ये नहीं बोल सकते कि लॉजिक में तो वो भी सही है। एनटीए वाले सिर्फ नीट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें एनसीईआरटी को पहला प्रेफरेंस देते हैं, तो तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा आंसर होगा जब न्यूरल सिग्नल कैन रिड्यूस, ठीक है वो बताता हूँ। ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट, तो उसका आंसर आरआरसी नहीं होगा, उसका आंसर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा। ये मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा इन्वॉल्व होता है, जो वॉलेंट्री ब्रीदिंग होती है, जो अनुलोम विलोम, जो बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम रहता है, वो वॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये मैंने बता दिया है यहाँ पे, पर पूछता कोई नहीं है, पर ठीक है यार, जानकारी तो रहनी चाहिए। पॉन्स वेरोलाई में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसी के साथ रेड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, तुम्हारे एक ब्रीथ का मतलब एक ब्रेथ में तुमको जो टाइम लगता है उसका टाइम कम कर देता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है उसको कम कर देता है। अब ड्यूरेशन कम कर देता है मतलब क्या, तुम 1 मिनट में अगर पहले क्या बोलूँ मैं, एक ब्रेथ के लिए पहले 4 सेकंड लगा रहे थे, अब पता चल रहा है तुम 2 सेकंड लगा रहे हो, तो तुम ज़्यादा टाइम ब्रीथ कर रहे होगे, मतलब फट 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 ब्रीथ कर रहे हो, तो इसलिए रेट बढ़ गई। मतलब reduce the duration of inspiration but increase the rate of respiration, rate of respiration बढ़ गई, ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन घट गई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन बोल रहे हैं कि रेट बोल रहे हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी में ड्यूरेशन लिखा है, तुमको रटा रहेगा कि वो रिड्यूस ही करता है, वो लोग रेट पूछ लेंगे, रेट बोल दिया तो रिड्यूस नहीं होगा, समझ रहे हो? फिर आ जाता है कीमो सेंसिटिव, सब ने पढ़ा ही है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयंस, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। देखो, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ आरआरसी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ऑक्सीजन फ़र्क नहीं पड़ता। CO2 बढ़ गया, देखिएगा क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तक सांस रोक के रखिए, CO2 बढ़ रहा है, क्या कीमो सेंसिटिव एरिया आरआरसी को तुम्हारा सिग्नल भेजेगा, आरआरसी क्या करेगा, बोलेगा सांस छोड़ सांस छोड़ सांस छोड़, तुमको छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो टॉप ऊपर चले जाओगे ठीक। और यही एओटिक, देखो 2 जगहों पे होगा ये, ठीक है, वो पता है वो सब, एओटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, यहाँ दोनों जगहों पे रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जो H+ मतलब pH और CO2 दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, हो गया। अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट न्यूमोटैक्सिक होता है, पर मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम अगर पूछा है तो आरआरसी होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो ये सब ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अगर तुमको ध्यान में रखना है तो एक बार ध्यान में रखो, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है। अभी एस्थमा, अभी डिसऑर्डर्स। अच्छा, मैं तुमको हाइपोक्सिया बताया था पहले, तुमने सुना नहीं होगा, लगाया मुझसे। देखो, हाइपोक्सिया मतलब बॉडी में CO2 की कमी होना, बॉडी में CO2 की कमी होना हाइपोक्सिया होगी। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, गॉड सॉरी उल्टा बोल दिया। बॉडी में CO2 का बढ़ना हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिएशन, और एक होता है ना कोई, ठीक, इतना तुम ध्यान में इतना रखो। हाइपोक्सिया मतलब बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ना, ऑक्सीजन की मात्रा घटना। एस्फिक्सिएशन, जो कभी ऐसे चोक बीक हो जाता है तो एस्फिक्सिएशन बोलते हैं ना, वही। इस पर मैं चाहिए तो एक डिटेल डिस्कशन सारे डिसऑर्डर्स पे एक साथ करूँगा, अगर चाहो तो तुम बता देना मुझको कमेंट में कि सारे डिसऑर्डर्स मतलब हर जितने भी तुम्हारे ह्यूमन फिजियो में डिसऑर्डर्स है सारे एक साथ ले लेंगे अपन। एस्थमा इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब आवाज़ ऐसे वैसे सांस लेते तो आवाज़ आती है ना, मतलब सोते तो बता देते ना खराटे मार रहे वैसे वो आवाज़ है, उसको वीजिंग कहते हैं। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, फूल जाते हैं। ये इन्फ्लामेशन होती क्यों है, मे बी एलर्जीज। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एंटी हिस्टामिन जैसे ड्रग्स दिए जाए। एलर्जी जब मैं डिटेल ह्यूमन हेल्थ में डिस्कस करूँगा तो भी तुमको पता चलेगा एंटी हिस्टामिन क्यों देते हैं, क्योंकि हिस्टामिन, एलर्जी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, समझोगे, मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी चीज़ें ना उसमें। एम्फाइसीमा की अगर मैं बात करूँ, एम्फाइसीमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज। फूफू, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, बस
ये वॉल्स निपट जाती है इधर से और ऐसा हो जाता है। फिर समझ रहे हो ना, एक ही हो गया, पता नहीं, फिर सरफेस ही नहीं मिल रही, सांस ही नहीं आ रही बोलेंगे, फिर फूफू क्यों करते हो यार। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तुम जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे चैप्टर में, तो बायोटेक में तुमको दिया रहेगा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा का क्योर है। एंटीट्रिप्सिन करता क्या है, प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन की वजह से ये होता है। ये जो निकाला है ना, दीवार निपट गई इनकी बीच की, वो ट्रिप्सिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो एंटी ट्रिप्सिन मॉनिटर पेट में, मतलब आई मीन से एंटी ट्रिप्सिन देने से रुक जाता है एम्फाइसीमा, बस। कुछ बच गया? ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, ये तुमको 12th में पता चलेगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है ना टॉपिक, उस ये वो नहीं है। इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू जो है उनका प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन बोले तो फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो गए तो लंग डैमेज होने लग जाता है, कॉजिंग सीरियस, लिखा है देखो, कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। बस वर्क, ठीक ठीक ठीक। ये सी ओ जो है 200, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर कहीं तो किसी ने चैप्टर में लिखा हुआ याद है मुझको, 200 टाइम्स एज सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल देन O2। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कीमो रिसेप्टर, ठीक। तो इसी के साथ हम 50 मिनट लिए और इस चैप्टर को निपटा दिए। अगर तुमको ऐसे ही और चैप्टर्स चाहिए तो मुझको बताओ। ठीक है, टाटा बाय बाय।